नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में। यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आंसर राइटिंग की एक्चुअल प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करना। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उससे पहले वाले सारे काम कर लेते हैं, नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, कंटेंट को तैयार कर लेते हैं, बार बार चीज़ों को नए तरीके से नए अप्रोच से सोचते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मदद के लिए ये मेंस डे प्रोग्राम आपके सामने है। मंडे से लेकर थर्सडे तक हम हर रोज एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद स्क्रीन पे आप कोशिश कर सकते हैं इसके आंसर को लिखने की। 8 से 10 मिनट लेके जितना भी आपने आंसर लिखा है उसको कंपेयर कर सकते हैं जो हम आंसर इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और उसके बाद देखो कि किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड की है। आज का जो सवाल है वो जनरल स्टडीज पॉलिटी का है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एडवांस्ड एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, और ना ही क्वेश्चन के वर्ड्स और मार्क्स इसकी इजाजत देते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स, डिस्कस विद एग्जांपल्स। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपको हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली किस प्रकार से इंडिविजुअल राइट्स और किस प्रकार से कम्युनिटी या कलेक्टिव राइट्स के ऊपर बैलेंस बना के रखा गया है, इसके बारे में चर्चा करनी है। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको एक्चुअली पता है कि संविधान में कौन से ऐसे पार्ट्स और आर्टिकल्स हैं जो इंडिविजुअल को ज्यादा प्रायोरिटी या प्राथमिकता देते हैं और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स हैं जो कलेक्टिव राइट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आपका आधे से ज्यादा काम यहां हो गया है। अब एग्जाम्पल्स का मतलब वही चीज आ जाती है, जब आप डिस्कस करोगे, जब आप बैलेंस मेंटेनेंस की बात करोगे, तब आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इस्तेमाल करोगे। जब आप शुरुआत करते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल आंसर के, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप भारत के संविधान की ड्यूरेशन बता सकते हो कि 75 ईयर्स से अभी तक हमारा संविधान बहुत ही रोबस्टली काम किया है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह। वेयरएज अगर आप हमारे ही आस पड़ोस के उसी वक्त के आजाद हुए मुल्क के साथ कंपैरिजन करोगे तो उनमें या तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं है या इतनी बार बदल चुका है, इतनी बार रिप्लेस हो चुका है कि उसके कोई मायने ही नहीं है, उसके मीनिंग्स ही नहीं। ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ दिस एग्जाम्पल कि इंडिया एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है विश्व भर में, और एशिया में तो बहुत ही ज्यादा। So always try to draw an comparison in the first introductory part. हम ये बताएंगे कि one of the primary reasons कि ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों तक चलाया है वो ये है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स का एक डेलिकेट बैलेंस हमारे संविधान में है। इसके लिए सबसे पहले हम फोकस कर सकते हैं इंडिविजुअल फोकस अधिकारों के ऊपर। नाउ इफ आई से इंडिविजुअल फोकस राइट्स, ऐसा जरूरी नहीं कि संविधान एक्सप्लिसिटली ये चाहता है कि हम उसे इंडिविजुअल के लिए ही अप्लाई करें। हो सकता है वो ग्रुप पे भी अप्लाई होता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही इंडिविजुअल एक व्यक्ति के, सिंगलर व्यक्ति के लिए बनाया गया हो। लेकिन आम जब तौर पे जब वो यूज होता है, जब कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उन आर्टिकल्स के अंदर वो इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन चीजों को ज्यादा मायने देते हैं। जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात हो, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, जिसमें एक व्यक्ति अगर कोई गाना गाता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई खबर छापता है, तो उसको एक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। सेम वे आर्टिकल 21 जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो ब्रॉडली ये एक इंडिविजुअल को उसकी जीवन, उसकी लाइफ को मीनिंगफुल, डिग्निफाइड तरीके से कैसे जिया जा सकता है, इसके बारे में बताता है। यहां पे आप प्रिवेसी को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानते हो। इसके अलावा आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल को ये आजादी देता है कि वो किसी भी प्रकार के रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ में कॉन्शियंस रख सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है यानी व्यक्त कर सकता है, और उसे प्रोपगेट भी कर सकता है यानी फैलाने के लिए भी काम कर सकता है। जनरली ये इंडिविजुअल्स के संदर्भ में देखा जाता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज एन इंडिविजुअल सेंट्रिक राइट। सो ये जो राइट्स हैं ये ज्यादातर इंडिविजुअल्स को केटर करते हैं, ज्यादातर। अब इसको और वेल राउंडेड बनाने के लिए अपने आंसर को आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का एग्जाम्पल दोगे। जिस कैंडिडेट ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का एग्जाम्पल दिया, ये क्लियर है कि उसे ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ही
अभी फंडामेंटल क्वेश्चन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इसमें किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस का नहीं मेंशन किया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसे 10 में से 3.5 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर उसने मेंशन किया है तो 5 5.5 6 नंबर के चांसेस बन जाते हैं। तो यहां पे आप 3 केसेस, कोई भी 3 केसेस जिसमें इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता दी है, मैंने यहां पे 3 केसेस ये चुने हैं। केएस पुट्टस्वामी जजमेंट, जहां राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया। शफीन जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2017, जहां पे राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर को फंडामेंटल राइट माना गया। और बीजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑफ 1986, जहां पे एक व्यक्ति के नेशनल एंथम को ना गाने के डिसीजन को एंटी नेशनल नहीं माना गया। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। साइलेंस एक फंडामेंटल राइट था और एक इंडिविजुअल का साइलेंस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। दैट इज वाई इंडिविजुअल राइट्स आर इंपॉर्टेंट। बट हमारा संविधान बहुत केयरफुल है कि बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हम किसी भी एक सेट ऑफ राइट्स को प्राथमिकता नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी नहीं देते हैं अनटिल अनलेस वो सिचुएशन डिमांड ना करे। तो ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, सिचुएशन स्पेसिफिक बैलेंस है। कलेक्टिव राइट्स की अगर बात करते हैं तो आप देखते हो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी को हो, कलेक्टिव राइट्स दिए गए हैं। सेम वे आर्टिकल 26 के अंदर हर रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी पंथ को एक ना एक तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, चैरिटी बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए अधिकार दिए गए। सेम वे अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो जो इंडिविजुअल राइट्स है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी राइट्स। उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी राइट्स। जैसे आप आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज नंबर 2 से लेकर 6 देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, स्पीच हो, मूवमेंट हो, रेजिडेंस हो, इन सब में किसी ना किसी तरीके से कलेक्टिव हेल्थ, कलेक्टिव मोरालिटी, कलेक्टिव राइट्स का ध्यान रखते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में हमने ये लिखा है कि किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है इवन बिफोर दैट पर्सन हैज कमिटेड अ पर्टिकुलर क्राइम। तो आमतौर पे देखा जाए इंडिविजुअल राइट्स के ये सख्त खिलाफ है, लेकिन हमने कम्युनिटी के लॉ एंड ऑर्डर के हित में ये आर्टिकल 22 रखा हुआ है। सेम वे हमने आर्टिकल 335 रखा हुआ है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एज अ कम्युनिटी देखता है और उनके क्लेम्स को देखता है एज फार एज गवर्नमेंट ऑफिसेज आर कंसर्न्ड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको संविधान से ही मिल रहे हैं जहां पे कम्युनिटी और कलेक्टिव राइट्स को ज्यादा प्राथमिकता या इनफैक्ट ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो ये बैलेंस डेलिकेट है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का इस्तेमाल वंस अगेन कर सकते हो। जहां पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक व्यक्ति की फैक्ट्री चलाने की जो राइट है, अधिकार है, उसको खारिज किया गया क्योंकि उसकी वजह से कलेक्टिवली पोल्यूशन की वजह से जनता को नुकसान हो रहा था। सेम वे अगर किसी व्यक्ति के जो राइट टू लाइफ के अंदर उसकी लाइफ को एंड करने का अधिकार भी आ जाता है, से फॉर एग्जांपल यूथनेसिया की बात करते हैं हम, तो वहां पे भी कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए कि जो एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस हैं उनको फॉलो करने के लिए अगर कोई चाहता है कि उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से विड्रॉ कर दिया जाए तो वो अलाउ किया जा सकता है। बट अगर कोई चाहता है कि उसे लीथल इंजेक्शन देके उसकी लाइफ को टर्मिनेट किया जाए, जिसको एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं, तो वो अलाउ नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द सिंपल रीजन इज कि इससे समाज के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, समाज के अंदर इस प्रकार की प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस में बदल सकती है। तो उन्होंने वहां पे भी कम्युनिटी के अधिकारों को प्राथमिकता दी, इंपॉर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी। सेम वे अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं और किसी के रिलीजियस इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है इन द केस ऑफ जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कहने का यह तात्पर्य है, मतलब है, मीनिंग है कि आपने एक बैलेंस बनाया है, उस बैलेंस को कोर्ट ने बना के रखने में बहुत ही अहम रोल निभाया है। देखिए दोस्तों, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस और नुआंसेस को समझना चाहते हैं, अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं और 1:1 गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपके लिए 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आंसर राइटिंग बूट कैंप की शुरुआत हो रही है।
ये 16 जून से शुरू होगा, जिसमें डेली आंसर राइटिंग आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी। आपके आंसर मैं ही इवैल्यूएट करूंगा और मैं ही डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपके आंसर्स में क्या क्या कमियां हैं, कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। हर एक जीएस सब्जेक्ट के आंसर को कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए स्ट्रेटेजी सेशंस भी इसके अंदर आपको मिलेंगे और 100 से ज्यादा थीम्स हम इसमें कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने डिजाइन की है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर आप करना चाहते हो जिसमें फुल लेंथ टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, उन टेस्ट के बेस इवैल्यूएशन के बेसिस पे मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन करो, जहां पे हर एक स्टेप में आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या चेंजेस लाने चाहिए और क्या चीज सेम रखनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो उनको। लास्टली जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स एंड देयर बैलेंस, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम और कहानियां नहीं जोड़ सकते हैं। If this was a 15 number question, 15 marker question, I would have also expected students to add where there is a tension in this balance. कई केसेस में ये जो delicate balance है, इसमें टेंशन क्रिएट होता है। जैसे स्टेट का सर्वेलेंस की रिक्वायरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल का राइट टू प्रिवेसी, ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी देखा गया। इसके अलावा बहुत सारे टेलीकॉम और पोस्टल रेगुलेशंस के अंदर भी इस पर्टिकुलर टेंशन को विटनेस किया गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स के बीच में टेंशन भी होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिकॉज यू हैव जस्ट 150 वर्ड्स, यू नीड नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप इसको कंक्लूड करोगे कि हर गुड अच्छे डॉक्यूमेंट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैलेंस के ऊपर बनाया हुआ है। ये बैलेंस इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स के लिए काम करता है और हमारे जैसी डाइवर्स और प्लूरलिस्टिक कंट्री के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ यू विल कंक्लूड दिस आंसर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इसका क्या कंक्लूजन सोच रहे थे, व्हाट वाज द प्लॉजिबल कंक्लूजन, और जो बेस्ट कंक्लूजन होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।